नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं राजनीति में एक पल भी बहुत बड़ा होता है और ये भी है कि राजनीति में एक छोटा सा बयान भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है और ये दुर्घटना तमिलनाडु में हो गई। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अन्ना द्रमुक का जो गठबंधन है एनडीए, उसमें और पार्टियां शामिल हैं, छोटी पार्टियां, उनकी बातचीत चल रही है टीवीके पार्टी के विजय से। तमिल फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं नई पार्टी बनाकर अपनी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। बातचीत में ऑफर एनडीए की ओर से था कि 80 विधानसभा सीटें और डिप्टी सीएम का पद। टीवीके के लोग चाहते थे कि विजय को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, जिसके लिए एनडीए तैयार नहीं हुआ क्योंकि ई पलनीस्वामी खुद मुख्यमंत्री के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और एनडीए भी यही चाहती है। और विजय की पार्टी नई है, अभी उसका चुनावी आधार क्या है किसी को मालूम नहीं है। विजय की पार्टी के बारे में कुल ये है कि विजय की जो फिल्मों की फ़ैन फॉलोइंग है उसको पार्टी जो है अपना जनाधार मानकर चल रही है, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। बहुत से ऐसे अभिनेता आए और सबसे ताज़ा उदाहरण जो है कमल हासन का है। बड़े धूमधाम के साथ आए थे और शायद चुनाव लड़े तो उनकी ज़मानत भी नहीं बची। मुझे याद नहीं ज़मानत बची कि नहीं, लेकिन चुनाव हार गए ये तो पक्का है। सुपरस्टार, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत राजनीति में आते आते नहीं आए। उसकी बड़ी वजह जो बताई जाती है, हालांकि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ रहे हैं। 2020 में उन्होंने पार्टी बना ली थी और चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले थे, तभी उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया कि उनको ये समझाया गया कि आपकी जो फैन फॉलोइंग है, आपके जो प्रशंसक हैं, वो आपके वोटर बन जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी जो दुर्घटना हुई है तमिलनाडु में, वो एक बयान से। विजय की पार्टी के महामंत्री हैं अर्जुन अध्व, उन्होंने एक बयान दिया। बयान का न तो एनडीए के किसी घटक दल से संबंध है, न ही विजय से कोई संबंध है, न ही यहाँ तक कि जो है किसी और पार्टी के नेता से संबंध है, लेकिन डीएमके से संबंध ज़रूर है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सुपरस्टार रजनीकांत राजनीति में इसलिए नहीं आए कि उनको डीएमके की फर्स्ट फैमिली, यानी उनका मतलब था करुणानिधि फैमिली, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, उन्होंने धमकाया था। उनके डर की वजह से रजनीकांत राजनीति में नहीं आए। अब रजनीकांत के बारे में ये बात तमिलनाडु में तो कोई मानने वाला नहीं है। सवाल ये है कि ये बयान टीवीके की ओर से आया क्यों। ये बयान ये दिखाने के लिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना करूर की हो गई, सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई की पूछताछ के लिए कल जो है विजय आए भी थे दिल्ली। तो ये दिखाने के लिए कि हमारा नेता जो है मेंटली बड़ा टफ है, वो दबाव में नहीं आता। रजनीकांत दबाव में आ गए थे और डीएमके की धमकी से डर गए थे। तो दरअसल उद्देश्य तो था अपने नेता को मजबूत दिखाने का, मानसिक रूप से ताकतवर दिखाने का, लेकिन उन्होंने चूंकि रजनीकांत के नाम का इस्तेमाल किया तो सारी बात बिगड़ गई। इस तरह बिगड़ गई कि अन्ना द्रमुक के नेता ई पलनीस्वामी ने सीधा हमला किया अर्जुन अध्व पर। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, राजनीतिक नैतिकता के खिलाफ दिया गया बयान है। के अन्नामलाई, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि रजनीकांत का सार्वजनिक जीवन 5 दशक से ज़्यादा का है और लगातार वो टॉप पर बने हुए हैं। इससे ज़्यादा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में बने रहने के लिए इससे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। तो रजनीकांत के बारे में इस तरह का बयान देकर अर्जुन अध्व ने दरअसल टीवीके और विजय का फ़ायदा करने की बजाय नुकसान कर दिया है। अब ये जो बातचीत चल रही थी पर्दे के पीछे से विजय से कि वो एनडीए में शामिल हो जाए और डिप्टी सीएम और 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो बातचीत फ़िलहाल रद्द हो गई है, या कहिए थम गई है। फिर शुरू होगी कि नहीं इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन फ़िलहाल तो मतलब इस बयान के परिप्रेक्ष्य में तो ये आगे चर्चा चल नहीं सकती है। हालांकि अब समय भी नहीं है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव है, मतदान है। इसका मतलब है कि 6 अप्रैल नॉमिनेशन की आखिरी डेट होगी। तो एनडीए और विजय के लिए
बातचीत को अंतिम रूप देने का समय यही है। आज तारीख है 17 मार्च, तो नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक तो इंतज़ार कर नहीं सकते। जाहिर है कि उससे पहले यानी 7 दिन पहले कम से कम, जब से नॉमिनेशन शुरू होगा जिस तारीख से, उस तारीख से आपको शायद वो तारीख 31 मार्च होगी, उससे पहले तय करना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद ये गठबंधन अगर होता है तो कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम तय करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेंगी। तो इस सब प्रक्रिया में समय लगने वाला है। लेकिन फिलहाल ये गठबंधन की संभावना बहुत कम हो गई है। विजय अभी भी अड़े हुए हैं, या उनके कुछ साथी कहें, उनके सलाहकार अड़े हुए हैं कि वो अगर अलग लड़ेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। ये बात समझाने की उनको लगातार कोशिश हो रही है कि आप राजनीति और फिल्मों की लोकप्रियता दोनों को अलग अलग करके देखिए। आप एनटी रामा राव से अपनी तुलना मत कीजिए कि पहली बार पार्टी बनाकर राजनीति में उतरे और सीधे सत्ता में आ गए। उन्होंने तेलुगु बिड्डा यानी तेलुगु प्राइड को मुद्दा बनाया। जिस तरह से तेलुगु नेताओं का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद उन्होंने इसको बनाया। एक लक्ष्मण का कार्टून उस समय छपा था, इसका जिक्र मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बदल रही थी। जैसे कपड़े बदलते हैं लोग, उस तरह से मुख्यमंत्री कहा जाता था, बदले जा रहे थे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरी और कांग्रेस के सारे एमएलए जो है लाइन लगाकर खड़े हैं, लाइन से उनका अभिवादन करने के लिए। और इंदिरा गांधी जैसे परेड का निरीक्षण किया जाता है उस तरह से जा रही हैं और एक जगह पर रुकती हैं और कहती हैं, हे यू विल बी द नेक्स्ट सीएम, व्हाट्स योर नेम। मतलब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थीं, उनको अपनी पार्टी के नेता विधायक का नाम नहीं पता था जिसको वो मुख्यमंत्री बनाने जा रही थी। इस तरह से जो है मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे और वो मुख्यमंत्री बने थे टी अंजैया। इस मुद्दे को और लक्ष्मण के इस कार्टून के जरिए और दूसरे मुद्दों के जरिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ट्रीट कर रही थी अपनी ही पार्टी के नेताओं को, आंध्र प्रदेश के, उस समय विभाजन नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश का, उन्होंने इसको तेलुगु प्राइड का मुद्दा बनाया, तेलुगु सम्मान का मुद्दा बनाया, तेलुगु गौरव का मुद्दा बनाया। और 1983 में पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए, सत्ता में आ गए। कांग्रेस पार्टी हार गई। मेरा मानना है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पतन तो उसी समय से शुरू हो गया था। लेकिन बीच में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो पदयात्रा की 3,500-4 हज़ार किलोमीटर की, उससे उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया और कांग्रेस 2 बार लगातार आंध्र प्रदेश में सत्ता में आई। और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत के बाद कांग्रेस आंध्र प्रदेश में कभी उभर नहीं पाई। यहाँ तक कि जगन मोहन रेड्डी जो राजशेखर रेड्डी के बेटे थे, उन्होंने नई पार्टी बनाई और पहली बार बड़ी पार्टी बने और दूसरी बार सत्ता में आ गए। हालांकि इस बार हार गए हैं। इस बार चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव जीते और सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं इस समय। तेलंगाना में जरूर चंद्रशेखर राव की कारगुजारियों के कारण कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन ये सब बातें अलग हैं। बात तमिलनाडु की हो रही थी। तमिलनाडु में बार बार मैं कह रहा हूँ, सारे विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि अगर विजय एनडीए के साथ आ जाते हैं तो एनडीए का क्लीन स्वीप होगा। फिर डीएमके के लिए और एमके स्टालिन के लिए कोई संभावना नहीं बचेगी। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और लोग डीएमके सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। लेकिन डीएमके का जो कैडर बेस है, उसका जो संगठन है, वो बहुत मजबूत है और चूँकि सत्ता में है तो उसका फ़ायदा है। इसलिए जो है डीएमके को हराना, अगर अलग अलग लड़ते हैं एनडीए, डीएमके और विजय, तो कठिन होगा। हालांकि लड़ाई तब भी बहुत नज़दीकी होगी। लेकिन इसके बावजूद जो है, अगर विजय एनडीए के साथ आ जाते हैं तो फिर चुनाव का नतीजा पहले से ही घोषित हो जाएगा जिस दिन ये गठबंधन होगा। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये गठबंधन होगा? क्या विजय अपनी पार्टी के महामंत्री के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्योंकि तमिलनाडु में फिल्म जगत में और फिल्म जगत से बाहर भी जो ई पलनीस्वामी ने कहा कि रजनीकांत का प्रभाव केवल फिल्म जगत तक सीमित नहीं है, उससे बाहर भी है, तमिलनाडु के समाज में है। और तमिलनाडु से बाहर भी रजनीकांत का बड़ा प्रभाव है, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। रजनीकांत के बारे में इस तरह की बात करना
कि वो करुणानिधि परिवार की धमकी से डरकर राजनीति में नहीं आए, इस बात को तमिलनाडु के लोग और ख़ास तौर से रजनीकांत के प्रशंसक तो स्वीकार नहीं करने वाले। इस बात को अन्ना द्रमुक और भाजपा ने तुरंत समझ लिया, इसलिए तुरंत जो है अर्जुन अध्व पर हमला शुरू कर दिया। टीवी के अभी इस बात को समझ नहीं पाई है कि रजनीकांत को निशाना बनाने से वो अपने नेता को बड़ा नहीं दिखा सकते। रजनीकांत को छोटा दिखाकर विजय को बड़ा वो लोगों की नज़र में नहीं साबित कर सकते। अपने नेता को बड़ा दिखाने के लिए और कुछ भी बोलते, लेकिन रजनीकांत को निशाना बनाकर मुझे लगता है कि टीवीके ने, विजय की पार्टी ने इस चुनाव की सबसे बड़ी गलती की है। अगर इसको सुधारने का समय पर प्रयास नहीं किया गया तो गठबंधन छोड़िए, अकेले लड़ने पर भी जो परिस्थिति अभी तक इस बयान के पहले तक थी विजय की पार्टी की, माना जा रहा था कि 11 से 15% तक वोट मिल सकते हैं, वो संभावना भी कम हो जाएगी। और इस बयान से सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो वो है डीएमके और एमके स्टालिन। इसलिए आप देखिए, एमके स्टालिन और डीएमके की ओर से कोई बयान नहीं आया इस पर। वो चाहते हैं कि ये इस बयान का असर हो, लोगों तक बात पहुँचे। हालांकि रजनीकांत की ओर से भी कोई बयान नहीं आया। वो राजनीति के इस दलदल में घुसना नहीं चाहते। वो अगर बयान देंगे तो उनको किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में माना जाएगा। इसलिए रजनीकांत, क्योंकि उन्होंने राजनीति में ना आने का फैसला किया 2020 में, जब कोरोना का समय था उस समय आने का फैसला किया था, उसके पहले उन्होंने, और कोरोना और अपने स्वास्थ्य के कारण, और दूसरी बात जो मैंने शुरू में कही कि ये उनको समझाया गया कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, ये उनका जो फ़ैन क्लब है हर ज़िले में और हर तहसील में, वो फ़ैन क्लब उनकी पार्टी संगठन के रूप में नहीं बदल सकता। क्योंकि तमिलनाडु में पार्टियों से जो लोगों का नाता है, या कहें जो कमिटमेंट है, या कहें कि पार्टी लॉयल्टी है, वो फिल्म से ऊपर जाती है। तो रजनीकांत के फ़ैन क्लब में ऐसे लोगों की भी संख्या थी जो अलग अलग पार्टियों, डीएमके, एआईडीएमके, इनके समर्थक थे। उन पर सवाल था कि क्या ये समर्थक अपनी पार्टी को छोड़कर रजनीकांत की पार्टी को वोट देंगे। ये सब तमाम मुद्दे थे, और ये मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं विजय के संदर्भ में, कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग क्या वोट में बदलेगी, इस बात का कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। अगर वो एनडीए में शामिल होते तो उनको संगठन मिलता एआईडीएमके का, बीजेपी का नैरेटिव का साथ मिलता। तमिलनाडु की राजनीति में सांगठनिक रूप से और विधायी रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोई विशेष उपस्थिति नहीं है, लेकिन परसेप्शन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपस्थिति है। इसका लाभ भी विजय को मिलता अगर गठबंधन होता। हो सकता है अब भी हो जाए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि अब इस गठबंधन के होने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है, और ये विजय और उनकी पार्टी के नेताओं की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण हुआ है। कोई वजह नहीं थी रजनीकांत को इस विवाद में घसीटने की। वही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि टीवीके के नेताओं ने, खास तौर से अध्व अर्जुन ने जो किया है, जो बयान दिया है, वो किसकी सलाह पर दिया, किसके कहने पर दिया, क्या सोच कर दिया, उसका उद्देश्य क्या था, ये कुछ समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इससे उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और नुकसान किया है अपनी पार्टी का और अपने नेता का। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।